जब समाज चली जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस के हवाले से, तो उसके अंदर 2 इंटरव्यूज़ का हवाला आया, जस्टिस दुराब पटेल और जस्टिस नसीम हसन शाह। ये 9 रुकनी बेंच था, बाद में 7 रुकनी रह गया और 4-3 से फैसला आया था। दुराब पटेल मुखालफत करने वाले थे कि फांसी नहीं होनी चाहिए। 4-3 में से 3 वाले जो जज थे ना, 3 वालों का हिस्सा थे दुराब पटेल साहब। नसीम हसन शाह 4 वाली साइड के ऊपर थे। दोनों के बयान सुने तो आपको अंदाज़ा होगा कि भुट्टो की फांसी दी कैसे गई थी। सुनिएगा। ये हमारे जजेस ने जो जो आपको डिस्क्रिप्शन बताई, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से है। नवाज़ शरीफ का केस दूसरे वज़ीर आज़म का, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इमरान खान का केस आज मुलतवी हुआ है, कल दोबारा सुना जाएगा, वो भी एक वज़ीर आज़म, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। शाइस्ता खान अब्बासी नैब अदालतों के अंदर चौथे वज़ीर आज़म, और राजा परवेज़ अशरफ 5वें वज़ीर आज़म, जो रेंटल पावर वाले मुकदमात उनके बहाल हुए हैं उसके अंदर। तो कोई ऐसा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बचा नहीं है जो किसी न किसी अदालत के पीछे खज्जल ख़ार नहीं हो रहा। हसन रज़ा पाशा साहब, अदालती तारीख़ के बड़े स्याह वाक़यात में से एक वाक़या जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला वाक़या, क्या यहाँ से मामला सीधी राह पर आएगा या नहीं आएगा? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक साहब, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। और आप देख लें कि जब से ये जजमेंट आई है, ना किसी अदालत ने इस पे रिलाई की है, और ना ही किसी वकील ने किसी भी केस में बतौर नज़ीर उसको पेश की है। एक अजीब सा तमाश। हालांकि जहाँ भी थोड़ी सी कोई चीज़ किसी के फेवर में आती है सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले में, तो वो अपने केस के में वो पेश करता है। लेकिन ये एक यूनिक किस्म का केस है कि सेक्शन 109 पीपीसी में सज़ा दी गई, कैपिटल पनिशमेंट हुई, और मलक साहब उसमें किसी ने आज तक, हालांकि 109 लगती चली आ रही है, रोज़ाना केसेस हो रही है जिसमें 109 लगती है, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट नहीं हुई, किसी को लाइफ भी नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो है कि 40 साल के बाद भी अदालतें और वकला और पूरा जुडिशल सिस्टम उस फैसले को ओन करने में नाकाम रहा है। दूसरी चीज़ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ठीक है, ये इंटरव्यूज़ आपने सुनाए हैं, ये अखलाकी हवाले से वाकई बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक पस्ती की अक्कासी मगर कर रहे जस्टिस हैं। दुराब पटेल के इंटरव्यू में यह है कि जस्टिस वहीदुद्दीन उस जो जजमेंट को साइन करना के लिए तैयार थे, जो दुराब पटेल साहब ने लिखी हुई थी। वो बीमार थे, जी हॉस्पिटलाइज जी। हो गए थे, तो लेकिन उनको भी वापसी का रास्ता नहीं दिया गया। दे देते तो ये 4-4 के ऊपर वैसे ही और फैसला नहीं था हो और सकता। और फिर सफदर शाह साहब के साथ क्या सफदर हुआ, शाह साहब के उसकी साथ क्या मैटर हुआ? की सनद, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मजाक हुए हैं इस मुल्क के साथ। लेकिन आप देखें कि आज ये वक्त है, बात ये हो रही है कि कोई नज़ीर ऐसी लाई जाए कि जिस पे हम इसको एंटरटेन कर सके। हर केस की कोई नज़ीर पहले की नहीं होती, कोई फर्स्ट इम्प्रेशन के केस होते हैं। और ये केस पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में फर्स्ट इम्प्रेशन का केस है कि एक क्लोज पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन जिसको कह ले, वो है, रिव्यू भी उसका खारिज हो चुका था, लेकिन एक सदारती रेफरेंस से भुट्टो साहब ने तो वापस नहीं आना। लेकिन एक चीज़ जो जुडिशरी के माथे पे कलंक का टीका मैं कहूँगा वो अपनी जगह पे मौजूद है। एटलीस्ट ये वक्त है कि हमारी जुडिशरी इसको धोए, इसको क्लियर करे, और उसकी और इस्लाह कम अज़ करे। कम कुछ तो रोल अपना प्ले करे। अच्छा, इस मामले में काजी फायदी साहब को शाबाश देनी चाहिए। 2011 से ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पेंडिंग था, पीपल्स पार्टी के दौर में पलवशाह ये फाइल किया गया था, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब ने 5-6 इसकी समातें की, उसके बाद ये लगा ही नहीं। और आज टीवी पे दिखाना उससे ज़्यादा बहादुरी का काम है, क्योंकि पाकिस्तान में जजों को मैनेज करना होना तो वो चीज़ टीवी कैमरा से पीछे होनी चाहिए, सामने नहीं होनी चाहिए। कैमरों के आगे बैठ के उन्होंने अपने आप को आवाम के सामने पेश किया, इसलिए मैं उनकी सताइश करूँगा कि शाबाश, वेरी वेल डन। बड़े केसेस के अंदर, हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर ये तरीकाकार होना चाहिए। कोई वज़ीर आज़म का केस है तो लाइव दिखाओ, पता तो चले वो क्या रहा है। जी पलवशा। बिल्कुल। लाइव ही है। इसके अलावा जो भी सियासी नौइयत के केसेस हैं उनको लाइव दिखाना चाहिए, जो इस लेवल के केसेस हों और उन शख्सियात के इर्द गिर्द घूमते हों जिनको सेंटेंस करने से मुल्क की सियासी धारा जो है वो बदल सकता हो। अब जाहिर है ये एक तारीखी जुल्म था भुट्टो साहब का केस, और आज बहुत 4 दहाइयों से ऊपर हो गया, उन्हें इंसाफ नहीं मिला। और ये वो तारीखी जुल्म था जिससे इस मुल्क की तारीख ने एक ऐसे तारीख बाब की तरफ सफ़र शुरू किया जो आज तक जो है ख़त्म नहीं हुआ। लिहाजा इस लिहाज से अब तो जो होगा वो इसका फ़ैसला मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये इसका शुरू हो जाना, इसका लाइव ब्रॉडकास्ट होना
और ये एक एग्ज़ाम्पल बन गई है कि इस किस्म का जुल्म अगर हुआ है तो आइंदा आने वाली नस्लों को ये पता चलेगा कि उस ज़माने, क्योंकि देखिए एक सिर्फ ये नहीं होता कि आपको या मुझे या किसी को भी एक्यूज़ कर दिया जाए, वो तो कर दिया जाता है, उसके बाद आप चिल्लाते रहें, लेकिन वो जो स्टिकर आपके ऊपर एक विच हंट के तहत, एक मीडिया की ट्रायल के तहत चिपका दिए जाते हैं, वो चाहे आप मरकर भी साबित हों, मासूम साबित हो जाएं, वो जो आपकी ज़िंदगी के साल जो हैं उसमें गुज़रते हैं, अज़ियत में आपके बच्चों के गुज़रते हैं, उन पे स्टिकर लगते हैं, उनको वो जो स्टिग्मा है नहीं खत्म चोर होता कहा कभी। जाता है, वो नहीं ख़त्म होता और ये उसका सही। कोई अज़ाला भी नहीं है। लिहाजा ये अज़ाला नहीं है जो भुट्टो साहब के साथ हुआ, लेकिन ये एक नज़ीर ज़रूर है जो अब से शुरू होगी अगर हम देखें केस जो है अपने मंतकी अंजाम तक बिल्कुल पहुँचे। सही। अज़मा बीबी, आपका रिएक्शन चाहूँगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मामले के अंदर भी, और बाकी 4 वज़ीर-ए-आज़म जो मुख्तलिफ़ अदालतों में खज्जल ख़्वार हो रहे हैं। नवाज़ शरीफ को आज ज़मानत मिली है, उस पर भी आऊँगा। आपका ओवरऑल रिएक्शन चाहता हूँ इसके ऊपर। जी शुक्रिया मलिक साहब। मैं भी बिल्कुल एक डेमोक्रेट होते हुए और एक पाकिस्तानी शहरी होते हुए मेरे सेंटिमेंट्स भी वही हैं जो हसन साहब के हैं या परवेज़ शाह के या आपके हो सकते हैं, कि इस मुल्क के अंदर जो वज़राए आज़म के ख़िलाफ़ उनको राह से हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने का जो एक प्रोग्राम होता है, इसको अब ख़त्म हो जाना चाहिए। और भुट्टो शहीद जो है उनको तो यकीनन अब उनके साथ जो हो गया, अब उनको यकीनन वो सारी दुनिया को पता है कि वो केस क्या था, और अबैटमेंट के केस के ऊपर कभी किसी को आज तक सजाए मौत नहीं हुई, उनको फांसी पर डाल दिया गया। लेकिन कभी तो ये जो मैं उम्मीद करती हूँ कि काजी फाजिसा साहब जो हैं वो तमाम अपने जो फाजिल जजेस कराम है जिनके साथ वो बैठे हुए हैं, ये कम अज़ कम अदलिया की तरफ से माफ़ी ज़रूर मांगेंगे भुट्टो शहीद से, उनकी रूह से, और उस तमाम उसके प्रोसेस के अंदर जो तकालीफ भुट्टो शहीद साहब को या उनकी फैमिली को दी गई, और जिस तरह से एक मुंतखब एक हरदिल अजीज़ वज़ीर आज़म को रस्ते से हटा दिया गया। लेकिन इस अज़मा, मेरे रवायत जहन को में एक सवाल है यकीनन आपसे। अगर आपने कहा कि उनसे माफ़ी जी मांग लेंगे, ये जजों को तो माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन जी अगर इंसाफ करना है तो इंसाफ करने के लिए तो ये बताना पड़ेगा ना कि किसने हुक्म दिया जजों को जिसकी वजह से उनके हाथ कांप गए और उन्होंने 4-3 से कहा कि फांसी पे चढ़ा दो। तो अगर ये सच बोला तो फिर तो सज़ा का जी अमल आगे एग्जैक्टली चलाना पड़ेगा ना, चाहे वो शख्सियात जनरल ज़िया हो, नसीम हसन शाह हो, वो दुनिया में हैं या नहीं है। लेकिन इंसाफ तो तकाजा ये करेगा कि फिर आप वहाँ लिखेंगे कि उसके हुक्म से इस जज ने ये फ़ैसला किया था तो ये कसूरवार हैं, ये तो आपको लिख के फ़ैसला देना पड़ेगा ना। जी एग्जैक्टली नहीं, वैसे भी मलिक साहब कोई भी फैसला जो अदलिया का होता है वो जो है वो ज़बानी नहीं होता, वो यकीनन उसके ऊपर फैसले के अंदर जो भी हकायक अवामिल थे वो अदलिया को सामने भी लाने चाहिए। और उसके बाद जो रोल अदलिया का था स्पेशली इस केस के अंदर जिसमें एक वज़ीर आज़म फांसी चढ़ गया बगैर कसूर के, उसके ऊपर अदलिया की तरफ से जो अब ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जो हैं, बल्कि मेजॉरिटी शायद ज़िंदा नहीं है, अब उनको जो है वो कागज़ के ऊपर तो मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है, लेकिन कम अज़ कम एक प्लेज तो किया जा सकता है ना। कम अज़ कम पूरी कौम के सामने जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रही है ये वादा तो किया जा सकता है ना कि किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो है वो हम इस्तेमाल नहीं होंगे। मियाँ नवाज शरीफ भी उसी की एक कड़ी हैं। अब मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो अभी रिसेंट पास्ट में हुआ है वो भी तो एक हिस्ट्री है ना। और आई होप कि इसके ऊपर जब आप आगे बात करेंगे तो मैं इस केस के हवाले से भी बात करूंगी। लेकिन जो भुट्टो साहब के साथ इतने साल, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। 11 साल पहले ये अदालती रेफरेंस जमा कराया गया था, उसकी बारी 11 साल बाद आई है, देख लीजिए आप।